नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैदेही आत्मा का बदला का पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। वैदेही आत्मा का बदला पार्ट 5। शाम को माधो सिंह वैदेही और शगुन को कुलदेवी के मंदिर लेकर गए। पूरे रास्ते शगुन वैदेही को ऐसे नज़र अंदाज कर रही थी जैसे वो वहाँ है ही नहीं। रात को बुझे मन से वैदेही खाने के लिए नीचे गई तो वहाँ सब लोग मौजूद थे। सामने वाली कुर्सी पर माधो सिंह बैठे थे, उनके बराबर में शगुन, उनके पास उनका बेटा अभय, शगुन के सामने वीर और उनके पास महेंद्र। वैदेही को देखते ही महेंद्र उठकर उसके पास आए और उसे अपनी जगह पर बैठाकर खुद उसके बराबर में बैठ गए। उसके बैठते ही शगुन ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वैदेही, जल्दी आना चाहिए था। माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं वैदेही, इतनी खूबसूरत लड़कियों का इंतजार करने में भी मज़ा है। महन ने उसे मजाक में आंख मारते हुए कहा। वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी नज़र वीर पर गई तो वीर एकटक उसे देखे जा रहा था। खाने के वक्त अभय बिल्कुल चुप था और शगुन उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। बाद में वीर और महेंद्र ने वैदेही को बगीचे में टहलने के लिए साथ चलने के लिए कहा। तीनों हवेली के दरवाजे तक साथ आए, लेकिन महेंद्र माधो सिंह के साथ स्टडी में जाने का बहाना करके वहां से चले गए। वैदेही और वीर दोनों जानते थे वो उनको अकेले बात करने का मौका देना चाहते थे। मैंने तुमसे कल कुछ कहा था तो क्या सोचा तुमने? सोचने का वक्त ही नहीं मिला अभी तक, वैदेही ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। साझा करें वैदेही, मेरी जान निकली जा रही है और तुमने अभी तक मेरे बारे में सोचा भी नहीं। वीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले। वैदेही धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा रही थी। वीर, कितना कुछ है मेरे पास सोचने के लिए। महेंद्र अभय 11वीं बार वीर जानते वो मजाक कर रही है, लेकिन मजाक में भी वैदेही को किसी और के साथ सोच भी नहीं पा रहे थे। वैदेही पीछे हटते हुए एक पेड़ से टकरा गई। अब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वीर धीरे से उसके पास आए। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं कहूँगा महेंद्र बहुत अच्छा है, उसके साथ तुम खुश रहोगी। अभय से दूर ही रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हुए वीर वैदेही के पास आ गए। मैं मजाक कर रही थी महेंद्र, मेरे लिए मान भाई जैसे हैं और अभय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुबह की बात याद करके वैदेही गुस्सा और घृणा से भर गई। क्या हुआ वैदेही, अभय ने तुझसे कुछ कहा है? वीर ने अपने गुस्से को छिपाते हुए पूछा। महेंद्र ने बताया, आज सुबह तुम उसके साथ तालाब गई थी। कुछ नहीं हुआ, तालाब मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। उसने चाचा जी के सामने उस तरह से पूछा, मैं मना नहीं कर सकी। अब चले टहलने के लिए आए थे ना, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए वैदेही बोली। वैदेही आगे बढ़ गई। कुछ पल रुकने के बाद वीर भी उसके साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वीर ने वैदेही का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पकड़ा वैदेही का मुंह से दर्द भरी आह निकली और उसने हाथ छुड़ा लिया। क्या हुआ वैदेही, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे। नहीं ठीक है, चलें, शगुन को फिर मौका मिल जाएगा मुझे डांटने का। हाथ दिखाओ वैदेही, साझा करें। वैदेही ने धीरे से अपना हाथ आगे कर दिया। ये तो सूझ गया है, कैसे हुआ ये सब? ये तालाब पर हुआ ना। अगर अभय ने कुछ किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वीर गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला। नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बस उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उसे बता दिया चाटा मारकर, बस, और कुछ नहीं। वैदेही देख सकती थी वीर बहुत गुस्से में थे। इससे पहले वो कुछ करते वो धीरे से उनके पास गई और बोली, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें सुनना नहीं चाहते तो चलते हैं, कहते हैं। वो पलटकर हवेली की तरफ चल दी। वीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में ले लिया। वैदेही धीरे से बोली, तुम मेरे लिए भी दोस्त से कुछ ज़्यादा हो वीर, शायद बहुत ज़्यादा। अगर तुम कहो तो मैं पिताजी से बात करूँ। वैदेही ने सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया। दोनों पूरी दुनिया में बेखबर होकर एक दूसरे में खोए थे। उन्हें पता नहीं था कि कोई और भी था।
वहाँ जो उनकी इस खुशी का पूरा नहीं होने देना चाहता था। रात को भी वीर मृणाल के कमरे में दरवाजे पर खड़े वैदेही को देख रहे थे, जो नाइट गाउन में कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। कमरे में हद से ज़्यादा ठंड थी। सारी खिड़कियाँ खुली थीं, जो कि वीर को अच्छे से याद है पिछली रात उसने खुद बंद की थी। वैदेही एक झटके से मुड़ी और वीर ने मृणाल की भारी आवाज़ में बोली, वहाँ उस खिड़की के नीचे। वीर कुछ करते इससे पहले वो दौड़ती हुई वहां गई और पागलों की तरह सारे तकिए कुर्सी वहां से फेंकने लगी। खिड़की के नीचे बहुत देर तक देखने के बाद उसने एक पत्थर दबाया और पत्थर वहां से हट गया। उसके पीछे एक छोटी सी अलमारी थी, जिसमें एक छोटी डायरी थी। वैदेही ने डायरी निकालकर वीर की तरफ बढ़ा दी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वीर ने दौड़कर उसे उठाया और धूल भरे बिस्तर पर लिटा दिया। डायरी अपने कोट में रखने के बाद उन्होंने वैदेही को उठाने की कोशिश की। वैदेही आंखें खोलो। वैदेही को उठाने की कोशिश की। वैदेही आंखें खोलो। वैदेही, वीर, वीर, हम फिर वहीं हैं। मुझे क्या हुआ है? वैदेही वीर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। वीर ने उसे बाहों में कसकर पकड़ लिया। वैदेही, सब ठीक हो जाएगा। क्या चाहती है मृणाल मुझसे? मुझे अब डर लगने लगा है। वो हमें इस डायरी तक पहुंचाना चाहती थी और तुम्हें चुनने का मकसद मुझे तकलीफ पहुंचाना था। कुछ सोचकर वीर धीरे से बोले, मुझे माफ़ कर दो वैदेही। जब से यहाँ आई हो मेरी वजह से परेशान हो। अच्छा, मैं यहाँ आई, अगर नहीं आती तो तुमसे कैसे मिलती? वैदेही ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, अब चलें। किसी को पता चल गया कि हमें दोनों और अपने कमरे में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले वैदेही उठ पाती, वीर ने उसे गोद में उठा लिया। वीर, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? हम अलग होकर जाना चाहिए, कोई नहीं देखेगा। अब सोए होंगे। वीर वैदेही को लेकर जैसे ही गलियारे में पहुंचे तो वैदेही के कमरे के बाहर माधो सिंह, शगुन, महेंद्र और अभय, माला सब इकट्ठे थे। सबकी नजरें वीर पर आकर टिक गईं। वैदेही का खून सूख गया था। वो सोच सकती थी सबको क्या लग रहा होगा। वो अपने नाइट गाउन में वीर की गोद में इतनी रात को कहाँ से आ रही थी। माला बहुत घबराई हुई थी। शगुन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने माधो सिंह को तरफ मुड़कर कहा, आपने तो कहा था कि वैदेही खानदान बहुत ऊंचा है। क्या ऐसी ही होती हैं ऊंचे खानदान की लड़कियां? वीर, क्या है ये सब? कहाँ थे तुम दोनों? ये बात सबके सामने क्यों पूछ रहे हैं? चाचा जी, अकेले में पूछिए, कहाँ थे दोनों? अभय ने कुटिलता से तंज कसते हुए कहा। वीर गुस्से से अभय को घूर रहे थे। वैदेही शर्म से वीर के पीछे ही छिपी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बताए सबको, कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर। सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर ने एक नज़र वैदेही के चेहरे पर डाली और गुस्से में अभय के पास जाकर बोले, अब जो भी अगला शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो सिर्फ माफ़ी होगी इसी हवेली की होने वाली मालकिन के लिए। कुछ पल लगा सबको ये बात समझने में। माधो सिंह की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। वीर उसकी तरफ झुककर बोले, मैं सुबह आपको बताने वाला था पिताजी, इस तरह आपको पता चले ये हम नहीं चाहते थे। तुमने हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी बेटा, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। महेंद्र, सुबह मान सिंह को हमारा संदेश तुम लेकर जाओगे? जी चाचा जी, बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्त, महेंद्र ने वीर के गले लगते हुए कहा। वैदेही, बेटी तुम माला के साथ कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। वैदेही चुपचाप कमरे में चली गई। वो अभी भी सदमे में थी। भाई भाभी क्या कहेंगे? उसे यकीन था शगुन उनके सामने भी नीचा दिखाने में बाज नहीं आएगी। वीर और वैदेही की पूरी रात आंखों में ही कटी। दोनों को ही नींद नहीं आई। सुबह वैदेही तैयार हो ही रही थी कि उसके दरवाजे पर आवाज़ हुई। माला ने बताया कि वीर उससे बात करना चाहते हैं। वैदेही, पिताजी को इस तरह से पता चले ये मैं नहीं चाहता था। शगुन को भी फिर बात बनाने का मौका मिल गया। दोनों पहाड़ी ढलान पर एक पत्थर पर बैठे थे। वीर नहीं चाहते थे कि हवेली में कोई उन्हें बात करते सुने। कुछ बोले, वैदेही, मैं जानता हूँ इस हवेली में जब से आई हो तुम्हारी जान खतरे में है। मैं भी नहीं जाना चाहती वीर। पिताजी के जाने के बाद मेरे घर वालों को भी लगता था कि मैं सदमे में हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें करती हूँ। यहाँ सबने मुझे समझा, मेरा विश्वास किया। तुम्हें थोड़ा वक्त लगा बस। वैदेही ने वीर की तरफ से हंसते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी इस गलती का पछतावा करता रहूँगा।
वीर ने वैदेही का हाथ पकड़ते हुए कहा। वैदेही, तुम खुश तो हो? हाँ, बहुत। और तुम? मैं उससे इंसान का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने कल सबको तुम्हारे कमरे के बाहर इकट्ठा किया। वीर ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूँ वैदेही। पूरा दिन वैदेही कमरे में ही बंद रही। वो माधव सिंह और सगुन को सामना नहीं करना चाह रही थी। रात को खाना भी उसने कमरे में ही खाया। अगली सुबह उसे पता था कि उसे वो ज़्यादा देर कमरे में नहीं रह सकती। तैयार होकर नाश्ते के लिए जैसे ही कमरे में पहुंची तो वहां सिर्फ वीर और महेंद्र ही थे। यह देखकर उसे तसल्ली हुई। उसे देखते ही महेंद्र ने हंसते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। अभी हम दोनों तुम्हारे कमरे से बाहर निकलने के लिए खुद आने वाले थे। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और मैं सगुन और चाचा जी के सामना नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि शायद वह कल से कमरे में बाहर नहीं आई। उसने कहलवाया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अभय कल सुबह ही निकल गया। 2-3 दिन में लौटेगा। सगुन और अभय दोनों यहीं रहते हैं। नहीं, सगुन पिताजी के सौतेले भाई की पत्नी थी। उनकी मौत के बाद सगुन अभय को लेकर अपने घर चली गई। अभय को यह बात कहीं अच्छी नहीं लगी कि यहाँ की सारी रियासत मेरे नाम है। वो कई मौके पर यह बात बोल चुका है। तुम दोनों की शादी अभय और सगुन को आसानी से हजम नहीं होने वाली। महन ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा। इससे पहले वैदेही कुछ कहती नौकर ने आकर बताया कि मानसिंह और अवंतिका आए हैं। वैदेही को बहुत घबराहट हो गई थी। पता नहीं भाई क्या कहेगा, कैसे सामना करेगी उनका अगर किसी ने रात वाली बात उनको बता दी। वीर जैसे ही उसकी मन की बात समझ गए, उसका हाथ पकड़कर बोले, दोनों मिलकर सामना करेंगे। हम चलते हैं। वैदेही को यकीन नहीं हो रहा था सब कुछ इतना अच्छे से हो गया। भाई भाभी दोनों बहुत खुश थे। माधव सिंह ने खुद सामने से मान सिंह से वैदेही के बारे में बात की। वीर और वैदेही को स्टडी में बुलाया गया। मान सिंह ने वीर को कसकर गले लगा लिया और वैदेही का हाथ उनके हाथों में देते हुए बोले, ये मेरे लिए बहन नहीं बेटी जैसी है। इसका ध्यान रखना वीर। इसे यहाँ भेजते हुए कहीं ना कहीं मेरे मन में यही बात थी। आज तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन कुलदेवी के मंदिर में छोटे से पारिवारिक समारोह में वीर और वैदेही की मंगनी हो गई। 20 दिन बाद शादी का मुहूर्त था। आज शाम को ही वैदेही मानसिंह और अवंतिका के साथ घर वापस जाने वाली थी। उसके जाने की सारी तैयारी हो गई थी। ये 20 दिन काटने वीर और वैदेही दोनों के लिए बहुत मुश्किल थे। दोनों आने वाले खतरे से अनजान अपनी ही रंगीन दुनिया में थे। वो खतरा जिसे दोनों की शादी में बहुत परेशानी थी, साथ ही खुशी भी कि अब उसका शिकार हमेशा के लिए उसके पास आने वाला है। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो यहीं आ जाएगी। एक तीर से दो निशाने, वैदेही और वीर। उसके हाथ में सफ़ेद रेशमी रिबन था जो वैदेही का था। मृणाल के कमरे में मिला था। सफ़ेद गाउन में आखिर सांसें लेती हुई वैदेही और गले पर कसता ये सफ़ेद रिबन सोचकर उसके शरीर में खुशी की सिहरन दौड़ गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे अब इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।